बच्चा 41 लस्ट भरी नजरें। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. इस भाग को समझने के लिए पिछले भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। रू शेखर को लेकर एक जानवरों के डॉक्टर के पास आ जाती है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की रू को देखते हुए, अब किसे लेकर आए हैं हमारी दयालु बाईसा। रू मुंह बनाते हुए, अब ऐसा मत बोला करो, हम कोई दयाले बाई नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। हमें पता है बेटियां, हम तो मजाक कर रहे थे। रू और शेखर अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लड़की जिसने आंखों पर चश्मा लगाया था और व्हाइट कोट पहना था, वो बिना सिरोप किए आज किसे लेकर आई है हमारी रूहानिका राठौर जी। रूही मुंह बनाते हुए, भाभी अब तो ऐसा मत बोलो, सब हमें यही बोलते हैं। वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए, हाँ हाँ चलिए अब दिखिए कौन है आज आपकी शरण में। रूही अपने पास से पंछी उसको दिखाती है तो मिनी उसका चेकअप कर देती है। रूही वहाँ चक्कर काट रही थी, शेखर उसके सिर पर हल्के से मारते हुए, गुड़िया इतना चक्कर क्यों लगा रहे हो, हमें चक्कर आने लग गए, डरो मत, भरोसा रखो उन पर। रूही अपने भाई को चिढ़ाते हुए, ओह उन पर, हाँ अच्छी बात है, अच्छी है, मुझे भी ऐसी पति चाहिए जो मुझे तुम नहीं अब बोला। तभी वहां पर वही लड़की आती है और उसका कान खींचते हुए, बहुत शरारती हो गए हो बच्चा, भाई को परेशान किया जा रहा। हाँ रूही उछलते हुए, भाभी ऐसे मत करो प्लीज, भाभी हमारा कान उखाकर हाथ में आ जाएगा, प्लीज हमारे नन्हे से कान को छोड़ दो। मिनी उसके सिर पर चपत लगाते हुए, बस करो नौटंकी कही की। रूही मिनी को हग करते हुए, मिनी अब तो मीन मत बनो इन सब की तरह, ये तो है ही जालिम। वैसे वो कैसा है? मिनू उसका नाक खींचते हुए, उसे अभी कुछ दिन यही रुकने दो, आपका मेहमान बिल्कुल ठीक है। और ठीक है फिर चलो हमें रेस्टोरेंट में कुछ खाने को चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। गुड़िया अभी तो हम नाश्ता करके आए हैं और आपके छोटे से पेट को भूख भी लग गई। शेखर की बात पर रूही मुंह बनाते हुए, भाई इसे खाने को नजर नहीं लगाते। रूही दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जाती है। शेखर अपनी कार वहीं पास के एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। रूही जैसे ही बाहर आती है, उसे कुछ बच्चे पैसे मांगने लग जाते हैं। बच्चों आप इस तरह से यहाँ क्यों हो? उद्धरण चिन्ह, दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उद्धरण चिन्ह, अपने कब से खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए दी, लेकिन क्यों बच्चों? दी हमने कोई पैसा नहीं मिला तो हमें खाने को नहीं मिला। रूही की आंखों में आंसू अन जाते हैं, वो सभी बच्चों को हग कर लेती है और रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है। वो वहाँ सभी को भरपेट खाना खिलाती है और उनके घर वाले कर लिए भी देती है। शेखर रूही को गले लगाते हुए, बस करो गुड़िया अब तो मत रो, देखो वो सभी खुश होकर गए हैं, अब क्यों रोना? रूही नम आंखों से, लेकिन भाई आज तो मैंने इन्हें खाना दे दिया, आगे का क्या? वो बच्चे फिर दे भूखे रह जाएंगे। मिनी उसले सिर पर हाथ रखते हुए, पापा से बात करेंगे, बेटा फिक्र मत करो इस बारे में हम। रूही का चेहरा फिर से बल्ब की तरह चमक जाता है। वो सभी वहां से चले जाते। इस बात से अनजान की किसी की नजरों में रूही आ गई थी। रूही बाहर आती है तो शेखर कार चालू कर लेता है। सिग्नल पर जब कार रुकती है तो रूही की नज़र सामने एक माता पर जाती है जो रास्ता पार नहीं कर पा रही थी। वो उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाती है। वो माता उसका सिर सहलाती है और उसको एक चॉकलेट देती है। रूही बच्चों की तरह खुश हो जाती है और उस दादी के गाल पर किस करके वापस से कार में अन जाती है। इस बच्ची की मुस्कान बहुत मासूम है। भगवान इसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाना। बहुत कम हिते हैं इस बच्ची की तरह निस्वार्थ लोग। दादी माँ रूही को आशीर्वाद देती है, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। वही दूर खड़ी एक कार से कोई रूही के हर पल की फोटो खींच रहा था। वो वहां से कार लेकर एक विला के सामने पहुंचता है। ये विला किसी और का नहीं, आरोन देशमुख का था। खैर वो शख्स भी आरोन देशमुख था जो रूही को पहले रेस्टोरेंट और फिर सड़क पर देख रहा था। वो अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करता है और रूही की फ़ोटो पर हाथ फेराते हुए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे तुम जैसे हीरे की प्रपाति होगी।
लाखों खूबसूरत लड़कियों को अपने बिस्तर पर लाया है, लेकिन जो तुम्हें देखते ही हिट किया वो खूबसूरती किसी में नहीं। तुम तो मेरी बेड की शोभा बनोगी, वो भी पूरी इज्जत के साथ। आरोन बार बार उसकी फोटो पर हाथ फेरा रहा था। उसके चेहरे पर एक सनक थी और रूही को पाने का जुनून। ट्रेनिंग ग्राउंड में सरदार बाबा सभी वहां पर अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनके सामने रूही, नीरज, कुसुम, कुमार, सरदार बाबा की बेटी और बेटा खड़े थे जिनके हाथ में तलवारें थे। रूही मुंह बनाते हुए भी, नहीं है क्या ये जरूरी है? हमसे तो ये भारी तलवार उठती। तभी वह पर कोई आता है और पीछे से उस पर तलवार से वार करने वाला होता है कि रूही चौकनी हो जाती है और उसका वार रोक देती है और घूमकर एक झटके में उसके गले पर तलवार रख लेती है। कौन हो आप और इस तरह से पीछे आने का क्या मतलब? आप ही बोल रहे थे कि आपको तलवार उठाई नहीं जाते हो, लेकिन अपने तो झटके से हमें ही अपनी तलवार पर ले लिया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। धीरज राठौर का खून है, भले ही तलवार उठाई ना जाए लेकिन उससे गला तो बेहद आसानी से काट सकते हरे। धीरज जी वहां आते हुए कहते हैं। रूही अपनी तलवार को नीचे रख लेती है और उनके पास जाकर सरदार बाबा की शिकायत करते हुए, दादू सा सरदार बाबा को कुछ कहिए ना, ये हमसे कितनी मेहनत करवाते हैं, हम थक जाते हैं। अभिजीत जी रूही को देखते हुए, ओह हमारी आलसी बेटी थक जाती है। वाह, रूही मुंह बनाते हुए, क्या हम आलसी है? देखो दादू, आपके बेटे हमें आलसी बोल रहे हैं। धीरज जी अपना सिर ना में हिलाते हुए, किसने बोला हमारी प्रिंसेस आलसी है? वो तो बस काम को पसंद नहीं करती, ज्यादा मेहनत करने से थक जाती है। रूही उनसे अलग होती है और अपना पैर जमीन पर मारते हुए, जाइए हम किसी से बात नहीं करेंगे कटी सबसे। ये बोलकर वो चली जाती है। वही जिसकी गर्दन पर उसने तलवार रखी थी वो रूही की बेक देख रहा था। उसकी आंखों में लस्ट थी। वो रूही को ऐसे देख रहा था जैसे मौका मिलते ही उसे खा जाएगा। धीरज जी उसे देखते हुए, अरे सुमित बेटा, आप यहाँ पर कैसे? कौन है ये सुमित? क्या ये सुमित वही सुमित है जिसके साथ रूही अब रहती है? अगर हाँ तो उसकी नज़रों में ऐसी भावना क्यों है? Chapter 42 शेखर मिनी का शावर रोमांस। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. इस भाग को समझने के लिए पिछले भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। सुमित धीरज जी को देखते हुए, आपको पता तो है हुकुम सा, हमें तो यहाँ अब से काम था। धीरज जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सुमित बेटा आप हमारे भाई सा बेटे हो। नाजायज। सुमित अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है तो धीरज जी उसको गले से लगाते हुए, नहीं बेटा कभी ये मत बोना, हमने कभी आपको नाजायज नहीं माना है। हमारे लिए जैसे अभिजीत और जीवन है वैसे ही आप है। सुमित एक तिरछी मुस्कान देते हुए, अपने मन बुढ़े बेटे जैसा और बेटा होने में फर्क है। अगर इतना ही मनता है तो बना ना मुझे अगला हुकुम सा। तू भी मेरे बाप जैसा है, उसे तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन तुम्हें भी जल्दी ही ठिकाने लगा दूं। वो उनके अलग होता है और फिर से दुखी सा चेहरा बना लेता है। सभी अंदर आ जाते हैं तो जीवन सुमित को जाते देखकर धीरज जी से, भाई साहब मुझे इनसे हमेशा एक बुरी फीलिंग ही आती है। ये जब भी आते हैं तो यही जायज नाजायज का राग अलगाते हैं और बाबा सा की हमदर्दी ले लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। धीरज भी अपने भाई की बात से सहमत होते हुए, हमें भी लगता है जैसे सुमित भाई सा दिखाते हैं वैसे है नहीं, कुछ तो है इनकी आंखों में जो हमें समझ नहीं आता। जीवन जी अपनी परेशानी बताते हुए, भाई सा हमें इन पर नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें समझने में देर कर दे। फिक्र मत करो जीवन, हम आज ही इस बारे में शेखर से बात करते हैं। दोनों भाई भी अंदर आ जाते हैं, इस बात से अनजान कि किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो उन्हें देखकर डेविल स्माइल देते हुए, आहा तो अब चिड़िया बाज के सामने पंख फड़फाड़ेगी, कोई बात नहीं, बाज से दूचा तो फिर भी नहीं जा पाएगी। उद्धरण चिन्ह। वो भी वहां से चला जाता है और किसी को मैसेज कर देता है। मिनी रूम में थी और फोन पर बात कर रही थी। आरू कब आ रहा है तू? मिनी, मैंने पहले भी बोला था ना कि मैं और सीरत साथ में आएंगे। आरू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है तू उस लड़की पर इतबार मत कर, मुझे वो ठीक नहीं लगती।
मिनी, उसने मुझ जैसे अनाथ को इतना प्यार दिया है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखती है। आरू, तुझे नहीं पता ये दुनिया कैसी है। तू प्लीज उसको छोड़ दे और अपनी रो को समझा। मिनी, तुमने फिर से शुरू कर दी। ये क्या रो रो लगा रख है। मैं सीरत से बहुत प्यार करता हूँ, तुझे पता है न। ठीक है आरू, अगर तुझे नहीं समझना तो मत समझ, कम से कम उसकी जानकारी तो निकाल ले। मिनी, फिर तो ये ऐसा होगा कि मैं अपने प्यार पर शक कर रहा हूँ। मैं उसे दुख में नहीं देख सकता। किसी गलत शख्स से इतनी टूटकर मोहब्बत मत करो आरू, कहीं तू ही टूट ना जाए। मिनी, मुझे उस पर इतबार है। ठीक है, अपना ध्यान रखना और मुझे मिलने आना, मैं सबसे तुझे मिलाना है। तुम्हें जीजा जी भी हमेशा पूछते हैं तुम्हें बारे। मैं जब फ्री हुआ जरूर आओगा। कैसा भाई है मेरा, अपनी बहन से मिलने भी नहीं। मेरे ससुराल में किसी को पता भी नहीं कि मेरा भाई कैसा दिखता है। मिनी नाटक करते हुए कहती है तो आरव अपना मुंह बनाते हुए, बस कर, इतना गंदा मुंह लग रहा है। पता नहीं शेखर जी ने तुझमें क्या देखा है। मिनी कुछ कहती कि पीछे से रूही की शिकायत भरी आवाज आती है। भाभी, अब यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? चलो ना, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। बेटा, मैं आरू से बात कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, ये वही मिस्टर इंडिया वाले आरू है ना जो आपके भाई है? हाँ, यही है। रूही मिनी के हाथ से फोन छीन लेती है और स्क्रीन को देखती है तो अओव ने कैमरा ऑफ कर लिया था। वो दोनों वीडियो कॉल पर थे। अओव ने कभी रूही के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसका क्या रिश्ता है ये वही जानता था। रूही मुंह बनाते हुए, ओह मिस्टर इंडिया, कभी तो अपनी शक्ल दिखा दिया करो। मुझे देखो, मैं भी तो तुमसे बात करती हूँ ना। मुझे नहीं अच्छा लगता अनजान लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाना। इतने कौन से बड़े तुम हुस्न के मलकिया हो। मैं लड़का हूँ तो क्या, कुछ नहीं छोटी चूही। ये बोलकर अओव फोन कट कर देता है। ये देखकर रूही बुरा सा मुंह बनाते हुए, भाभी आपका भाई बहुत बुरा है, उसने मुझे छोटी चूही बोला। मिनी उसे गले लगाते हुए, आए मेरा बच्चा, वो पागल है। अब आरू की रो हो ना तो उसकी अकल आप ही ठिकाने लगाना। रूही खुश हो जाती है और नीचे चली जाती है। उसके जाते ही शेखर रूम में आता है और मिनी को पीछे से अपने गले से लगाते हुए, अब क्यों हमेशा रो को आरो से जोते हो, जबकि आपको पता है ना कि वो किसी और से प्यार करता है। मिनी अपना सिर पीछे उसके कंधे पर रखते हुए, आपको भी पता है वो लड़की हमारे आरू के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो उसे देखकर ही मिचमिची हो जाती है। शेखर हंसता है और उसके कंधे पर किस करते हुए अप और अप की। ये अजीब से शब्द, इन्होंने नहीं तो हमें आपका दीवाना बनाया था। और दूसरा क्या? उद्धरण चिन्ह। शेखर मिनी की बालों को एक साइड करते हुए उसको किस करने लग जाता है। मिनी उसकी छून में सिहर रही थी। शेखर उसे पलटता है और उसके होठों और अपने होठ रख देता है। मिनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। शेखर उसे किस करते हुए बाथरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। मिनी किस ब्रेक करते हुए, आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? शेखर शावर चालू करते हुए, चलते हैं। आपको फ्रास नहीं होना फिर खाने को, तो फिर हमें नहाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शेखर उसे अपने करीब खींचते हुए, रोमांस करना है, लेकिन मुझे अपनी बीवी के साथ। ये बोलकर वो फिर से उसके होठों पर किस करने लग जाता है और साथ में उसकी साड़ी को खोलने लग जाता है। उसका पल्लू नीचे गिर चुका था। शेखर उसकी नेक लर किस कर रहा था। वो उसकी ब्लाउज को भी निकाल देता है। मिनी की सांसें तेज हो रही थी। वो पलट जाती है तो शेखर उसकी पीठ पर किस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, ऐसे ही वो दोनों काफी देर रोमांस करते हैं। अओव ने जब रूही का काल रखा था तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो अपना बालों में हाथ फेरते हुए, अभी भी बच्ची है ये लड़की, ना जाने कब बड़ी होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर मानव आता है और उसकी स्माइल देखकर उसको चिढ़ाते हुए, क्या बात है जनाब, बहुत मुस्काया जा रहा है, कौन सा फन्नी जोक मिल गया? अओव उसे घूरते हुए, शटअप और बुके दे। मानव मुंह बनाते हुए, ये ले और जा उस मेकअप की दुकान के पास। अओव उसे घूरते हुए चला जाता है। मानव उसे जाता देख
तू कब समझेगा कि वो तेरे लिए सही नहीं है? हम सबको दिखता है लेकिन तुझको नहीं। ऑव की कार एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुक रही है। वो अपने हाथ में वो बुके और एक नेकलेस का बॉक्स लेकर बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो एक अपार्टमेंट के सामने रुकता है, एक हर जेब से चाबी निकालकर गेट खोलता है। उसे अंदर से भारी सांसें लेने की आवाजें आ रही थी। ऑव का दिल अनजाने डर से भरा हुआ जा रहा था। वो हिम्मत करके रूम के गेट पे पास पहुंचता है और जैसे ही खोलकर देखता है तो उसके हाथ कांप जाते हैं। तो उसके ऐसा क्या देख लिया रूम में? कौन थी ये सीरत जिससे ऑव इतना प्यार करता है, और क्या सुमित कैसे उन्हें इरादों में कामयाब हो गया? चैप्टर 43 सुमित ने की रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. इस भाग को समझने के लिए पिछले भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। ऑव जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसे अंदर से किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। ऑव का दिल बैठा जा रहा था। वो लड़का था इसलिए वो अनजान नहीं था इन आवाजों से। वो हिम्मत करके रूमला गेट खोलता है और जैसे ही अंदर देखता है तो उसके हाथ से बुके और वो नेकलेस का बॉक्स गिर जाता है। वो शॉक हो चुका था। अंदर सीरत किसी और की बाहों में बहुत ही ना बयान करने वाली हालत में थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। जान, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कब तक और ड्रामा करना है? उद्धरण चिन्ह। सीरत गहरी सांसें लेते हुए, बेबी वो बहुत ही रोच और लायल टाइप का बंदा है। जब तक हमें उससे फायदा है तो हर्जी क्या है उससे मीठी मीठी बातें करने में? वो लड़का अपनी स्पीड बाते हुए, लेकिन मैं जेल्स फील करता हूँ जब भी वो तुम्हारे करीब होता है। वो दोनों अभी भी अनजान थे कि ऑव वहीं है। उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था। वो वहां से आ जाता है लेकिन उसके दिमाग से वो बातें जा रही नहीं रही थी। वो बार में चला जाता है और बहुत ज्यादा पिया है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने इतना प्यार किया कि उसकी परछाई की रक्षा तक की वही उसे धोखा दे रही थी, जिसके लिए उसका दिल भरा हुआ था एहसासों से। उसके दिल में तो उसके लिए हमदर्दी तक नहीं थी। महल में सभी मिलकर खाना खाते हैं लेकिन यहाँ पर सुमित बार बार रूही को टच कर रहा था किसी ना किसी बहाने से। मासूम रूही उसकी हरकत समझ तो नहीं पा रही थी लेकिन उसे गंदा लग रहा था। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। वही सुमित अपने रूम में आकर अपने उसी हाथ को छुआ रहा जिससे उसने रूही को छुआ था। वैसे तो मैं इस पूरे परिवार से नफरत करता हूँ, बस तुम्हें छोड़कर। भले ही मेरे प्यारे छोटे भाई गुड फॉर नथिंग है लेकिन उसकी वजह से तुम आई वो सबसे बेस्ट काम है। सुमित अपने हाथ को अपने चेहरे पर फिराते हुए, आह कब होगी तुम मेरी? एक तुम भी वजह हो मेरा इस परिवार की मौत सोचने का, क्योंकि इनके जिंदा रहते तो तुम मुझे नहीं मिलोगी। अगली सुबह रूही गार्डन में एक्सरसाइज कर रही थी। वहीं पर सुमित आ जाता है और रूही को लस्ट भरी नजरों से घूरने लग जाता है। वो अपने होठों और अपनी जीभ फिरा रहा था। ये वहां खड़े गार्ड ने देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन वो कराता था। वो वहां से जल्दी से अंदर जाता है और शेखर को बुलाने आ जाता है। वही जब सुमित देखता है कि गार्डन खाली है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे रूही के पास जाता है और उसको पीछे सैप कर लेता है। रूही जिसका ध्यान इस तरफ नहीं था वो डर जाती है और जल्दी से अपनी तकनीक अपनाकर उससे अलग हो जाती है और सुमित को देखकर हैरान हो जाती है। चाचा सा आप यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह से सुमित रूही जी तरफ बढ़ते हुए, रूही तुम्हें किसी ने बोला है? तुम बिल्कुल कच्ची कली जैसी हो जिसे हर कोई मसलना चाहता हो खुद के अंदर। रूही गुस्से होते हुए, ये अब कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? बेहुदा बात नहीं है ये बेबी, अभी तो उम्र हुई है तुम्हारी ये सब जानने की। आओ मैं तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर सुमित रूही को पकड़कर उसके करीब आने लग जाता है। रूही उससे अलग होने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन इस समझ सुमित का दिमाग तो लस्ट में डूब चुका था। वो सोचने समझने की हालत खो चुका था। तभी उसे एक लात पती है। जब सुमित देखता है तो ये रौनक था। दूसरी तरफ शेखर था जिसने रूही अपने सीने से लगा लिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी रूह को इस तरीके से छूने की?
रौनक उसको खड़ा करता है और जोर से मुक्का उसके मुंह में मारता है। सुमित फिर से नीचे गिर जाता है। तूने हिम्मत कैसे की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। घटिया इंसान, आखिर तूने दिखा ही दिया कि नाजायज नाजायज होता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसे मारे जा रहा था। भले ही रौनक रूही से भी छोटा हो, लेकिन उसमें गुस्सा सबसे ज्यादा था। सबको पता था इस बात का। शोर सुनकर सब गार्डन में आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। पहले तो रौनक का सुमित को कुत्तों की तरह मार रहा था। अभिजीत जी और जीवन जी जल्दी से रौनक के पास जाते हैं और उसको रोकते हुए, रौनक ये क्या कर रहे हो भाई साहब को इस तरह से मारने का क्या मतलब? जीवन भी उसे रोकते हुए, हाँ बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? रौनक उनको दूर करते हुए, हमें छोड़ दो। इस कमीने ने हिम्मत कैसे की हमारी रो पर अपनी बुरी नज़र डालने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब जाकर सभी रूही को देखते हैं जो शेखर के गले से लगी रो रही थी। शेखर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत जी अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर सहन नहीं कर पाते। वो रौनक को साइड करते हैं और जोर से लात सुमित के पेट में मारते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गिरी हुई हरकत करने की? उद्धरण चिन्ह। तयम ने क्या सोचा तुम हमारी रूह के साथ कुछ भी कर सकते हो? नहीं सुमित। उद्धरण चिन्ह। जीवन और अभिजीत जी उसे तब तक मारते हैं जब तक सुमित बेहोश नहीं हो जाता है। इतने में रूही बेहोश हो जाती है तो सभी उसे लेकर अंदर जाते हैं और सुमित को बीच चौराहे पर अधनंगी हालत में एक पेड़ से बांधवा देते हैं। अभी धीरज जी और ना ही दादी थी। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि ज्यादा रोने की और डर की वजह से वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं तो सभी उसके बेड पर बैठ जाते हैं। उसकी एक साइड उसके तीनों भाई और दूसरी साइड पापा और चाचा बैठे थे। रूही को जब होश आता है तो उसे फिर से वही सब याद आने लग जाता है, जिससे वो फिर से रोने लग जाती है। अभिजीत जी खर जीवन जी उसको गले से लगा लेते हैं और उसका सिर सहलाते हैं जिससे रूही शांत होती है। इस बात को 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों से रूही ने ना तो कोई मस्ती की, ना ही कोई शोर मचाया। वो बस चुप रहती। ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज जी जब घर आते हैं तो उन्हें कुछ गलत लगता है क्योंकि उनके घर में भी शांति नहीं रहती थी। जब अभिजीत जी उन्हें सब बताते हैं तो उनकी आंखें में गुस्सा उतर आता है। वो रूही का हाथ पकड़ते हैं और चौराहे पर यहाँ पर सुमित को बांधा था वहां पर आ जाते हैं। सुमित को ना तो कुछ खाने को दिया था ना पीने को। उसकी हालत बहुत बुरी दिख रही थी। रूही उसे देखकर डर जाती है। ये चीज धीरज जी को चुभती है। वो सभा बुलाते हैं और सबके सामने सुमित का मुंह काला किया जाता है। उसके ऊपर चपनले फेंकी जाती है और उसको गधे पर बिठाकर तरी पार कर दिया जाता है। उसका हुक्का पानी बंद था अब पूरे राजस्थान में। सुमित अपनी बेइज्जती को सहन करते हुए राजस्थान से निकल आता है और अपने एक दोस्त के पास आ जाता है जो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान था। वो उसे आसरा देता है। सुमित के सीने में बदले की आग लग रही थी। उसे अब रूही के साथ सभी की मौत चाहिए थी। वो और उसका दोस्त प्लान बना केते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जो रूही की जिंदगी ही बदल दी थी, जिसने मासूम रूही को डायमंड मास्टर बना दिया। तो कल सा चैप्टर आखिरी है इस फ्लैशबैक। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। और मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं अब किसी से बात नहीं कर पाई, लेकिन कल मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी। आपको जो भी बात करनी होगा, कोई सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 44 दर्दनाक मौत और रूही पर बुरी नज़र। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. अब आगे। महल में रूही की चहचकाने की आवाज आ रही थी। वो आगे आगे भाग रही थी। वही पीछे एक और लड़की थी। रुक जाइए जीजी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरे हाथ आएगे। वो लड़की थक जाती है और मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है तो नीरज उसके पास आता है और उसके फुले हुए गालों को उंगली से दबाते हुए, काजू दी आप गुब्बारे क्यों फुला रहे हो? चलो कोई नहीं, मुझे तो मजा आता है। वो लड़की उसके सिर पर मारती है तो नीरज मुंह बना लेता है। तभी वहां शेर धीरज जी आते हैं। कौन हमारी काजू को तंग कर रहा है? बताओ हमें। काजू उन्हें देखती है और उनके गले लगते हुए परेशान कर रही है।
नानू देखो ना जी जी हमें। धीरज जी रूही को देखते हैं जो कि मासूम सा चेहरा बनाकर उनको अपनी आंखें झपका देती है। ये देखकर रजनी जी वीना जी से, देखना बहू ये तो रो को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हम और नहीं तो क्या। तभी वहां पर सुभद्रा जी आती है और उन्हें देखते हुए हो, देखना पापा जरूर रो को डांटेंगे लेकिन नकली बहलाने के लिए। अब दोनों गलत। काजल का दिल हुआ भी वैसे ही। धीरज ने काजल को गले से लगाया और रूही को देखकर, रूह ये बहुत गलत है। काजल अब से छोटी है तो अब को इनका ध्यान रखना चाहिए लेकिन अब तो इन्हें बुली कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है बच्चा। हम अब से नाराज है। धीरज जी अपनी कड़क आवाज के साथ बोल तो रहे थे लेकिन वो साथ में अपनी आंख भी दबा रहे थे जिससे रूही को हंसी आ रही थी। वही बाकी सबका भी यही हाल था। ऐसे ही सबके हंसते मुस्कराते दिन बीत रहे थे लेकिन फिर वो आई अंधेरी रात जो सब कुछ तबाह कर गई। 2 महीने बाद रूही की किसी दोस्त की शादी थी जिसके लिए वो सबसे जिद करके अकेले ही चली गई। रास्ते में उसको एक घायल बुजुर्ग औरत दिखी जिसको बहुत चोट आई थी। रूह ने इंसानियत खर अपने स्वभाव के चलते उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये सब सुमित का बिछाया हुआ ट्रैप था जिसमें रूह फंस गई। वो बुजुर्ग औरत भी जैसे से खरीदी गई थी रूही को किडनैप करने के लिए। रूही ने ड्राइवर से भी मदद मांगी लेकिन वो भी उनके साथ मिला हुआ था। सुमित ने रूही को बहुत टॉर्चर किया और उसकी वीडियो बनाकर सबको भेजी और बहुत सारे पैसे मांगे। सब तैयार भी हो गए क्योंकि उनके लिए रूही से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। एक बड़े से खड्डा में रूही बेसुध सी चेयर पर बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे और होठ भी कट चुके थे। जब धीरज जी और अभिजीत जी उसे इस हालत में देखते हैं तो उनकी तो जान ही निकल जाती है। कहा उनकी महलों की शहजादी आज भिखारी जैसी हालत में थी। उस दिन सुमित वहां लड़ नहीं आया था, न ही उसने पैसे लिए न ही रूही को रोका। धीरज जी और अभिजीत जी रूही को लेकर घर पहुंचे तो सारा घर शांत था। वो अंदर गए तो सोफे पर सुमित के साथ 2 और लोग बैठे थे। अभिजीत जी गुस्से से, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित जी की पीठ उनकी तरफ थी जिस वजह से वो उसे नहीं देख न पाए लेकिन जैसे ही सुमित पलटे तो धीरज जी को गुस्सा आ गया। वो उसके पास आए और उसका काला पकड़ लिया। वही याद एहसान तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें तुम्हारी ये शक्ल दिखाने की? लेकिन वो आगे कुछ कह नहीं पाए क्योंकि सुमित ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया था। धीरज जी उसे धक्का देते हैं और उनके पेट से खून निकलने लग जाता है। अभिजीत जी और रूही ये देखकर चीख पड़ते हैं। अभिजीत जी उनके पास जाते हैं और उन्हें गिरने से संभालते कि सुमित के साथ आता हुआ एक शख्स उनके पैर में गोली मार देता है। वो भी वही गिर जाते हैं। रूही जल्दी से दोनों के पास आती है और रोने लग जाती है। सुमित और उसके साथियों की नीयत खराब हो जाती है। वो सभी रूही को नोचने के लिए आगे बढ़ते कि तभी वहां पर रौनक, सुभद्रा जी, रजनी जी आ जाता है। वो उनसे लड़ता है लेकिन वो उसे भी घायल कर देते हैं। वो तीनों फिर से रूही की ओर बने लगते हैं कि सुभद्रा जी हिम्मत करके आगे आती है और रूही को भगा दे रही है। ये देखकर सुमित उनको भी गोली मार देता है। उस रात रूही ने अपने सामने अपने आधे परिवार को मरते देखा था। रो रो कर उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। सुमित तो रूही की ये हौला देखकर खुश था। वो उसके बाल पकता है और उसको पकड़कर बाहर ले आता है। उसके साथी घर को आग लगा देते हैं। देख लड़की, ध्यान से देख, तेरी वजह से आज तेरा परिवार मरा है। जब तुझ होता है कि तेरे दुश्मन है तो क्यों सबको आंख मूंदकर भरोसा करती है? उद्धरण चिन्ह। और नहीं तो क्या, जब जा रही थी शादी में तो चली जाती बीच सड़क पर गाड़ी रोककर। किसी की मदद करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो इतनी पागल है कि इसने उस ड्राइवर पर भरोसा करके हमारा काम आसान कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी मासूमियत ही वजह बन गई तुम्हारे अपनों की बर्बादी की और अब तेरी। ये बोलकर सुमित रूही का दुपट्टा पकड़ खींच देता है। रूही घूम जाती है तो सुमित का एक साथी उसको पकड़ लेता है। दूसरे दोनों ने चेहरे पर मास्क से ढका हुआ था। वो उसकी डोरियां खोल देता है। तीसरा शख्स उसकी बाजू को फाड़ देता है।
रूही नीचे गिर जाती है। वो सभी उस र झपट मारते कि तभी वहां पर सरदार बाबा आ जाते हैं, जिनके साथ अनोखी थी। अनोखी जल्दी से रूही के पास जाती है और उसको साल से थक देती है। वही सरदार बाबा अपने पास से गन निकालते हैं, उन लर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो तीनों भाग जाते हैं। प्रसट रूही के साथ हुई बदतमीजी और अपनों के धोखे को सुनकर सबकी आंखें नम हो चुकी थी। वही पायल ने जोर से कसकर मुट्ठी कसी हुई थी। और वहां से भागकर नीचे पने रूम में आ जाता है और रूही को देखता है, जो आरू से लिपट कर सो रही थी। उसमें और आरू में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था, दोनों ही दिखने में बेहद मासूम और भोले लग रहे थे। अब रूही की साइड आता है और उसके चेहरे को हाथ फिराते हुए, इतनी सी उम्र में तुमने इतना सब देखा कैसे? अब पता चला क्यों तुम इतनी क्रूर हो। क्यों तुम्हें फर्क नहीं पड़ता जब तुम किसी को मारती हो? ये मेरी गलती है। अगर मैं तब अपने गम में ना डूबा होता तो शायद तुम्हारी ऐसी हालत ना होती। अगर मैंने मिनी न्यूं बात मान ली होती तो आज बहुत कुछ सही होता। हम अपनों के साथ होते, खुश होते। 11 औव का आंसू रूही की गाल पर गिर जाता है। अगर अब रूही को अपनी बाहों में भरता है और अरू को सीने से लगाकर गो जाता है। उसके सोते ही रूही की आंख से आंसू निकल जाता है। वो औव को कसकर हग कर लेती है। वही ट्रेस पर कब तक खुद को छुपाना है काजू सबसे। सभी नीचे चले गए थे। जैसे ही पायल वहां जाने वाली होती है कि हुकुम सरदार के शब्द उसे वही रोक देते हैं। तो अब पायल और काजल का क्या संबंध है? क्यों रूही की आंख में आंसू आए? क्या उसने औव की बातें सुनी? 45 पायल ही काजल है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। अब आगे छत पर पायल के कदम जो जाने लिए उठे थे वो वहीं पर थम जाते हैं। वो पीछे मुड़कर हुकुम सरदार को देखती है, जो उसे ही देख रहे थे। पायल खुद को संभालते हुए, जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम पायल है, ना कि काजल सिन्हा। सरदार बाबा हल्की मुस्कान के साथ, हम अपनी काजू को आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं और हमने तो आपका पूरा नाम बताया ही नहीं। हमने आपके परिवार की जानकारी निकाली है तो हमें पता चल गया। बेटा और कितना पागल बनाना चाहते हो आप? धीरज राठौर ने अगर किसी की जानकारी छुपाई हो तो उसे कोई नहीं निकाल सकता। काजल दुनिया के सामने काजल राठौर थी, लेकिन असल में वो काजल सिन्हा था, विराज सिन्हा और मीनाक्षी सिन्हा की एकलौती बेटी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उसके पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बताओ बेटा, ये चेहरा, ये सब कैसे? उस दिन क्या हुआ था? अब पायल अपने चेहरे से मास्क निकाल देती है और सरदार बाबा के गले लगते हुए, हाँ बाबा, हाँ हम काजल है, अब की काजू जिसे आप सब दी की परछाई बोलते हो। सरदार बाबा उसके सिर पर हाथ फेराते हुए, हमें तो उस दिन ही पता चल गया था बेटा, जिस दिन पहली बार आपको देखा था, लेकिन आप अपनी पहचान बदल कर क्यों रह रहे हो? और बाईसा हुकुम को पता है? नहीं बाबा सा, उन्हें नहीं पता। हम अब इस दुनिया के सामने पायल के नाम से जाने जाते हैं। काजल तो कब की सब के लिए मर चुकी है। लेकिन बेटा उस दिन हुआ क्या था? उद्धरण चिन्ह। फ्लैश बैंक। घर में पार्टी का दिन था। काजल ने फिर से रूही के जैसे कपड़े डाले थे, जिसे देखकर यूं ही उसके सिर पर झपट लगाते हुए, आपको क्या आदत है हमारी जैसे कपड़े पहनने की? हमने आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर दी की है, लेकिन आपको जब देखो हमारे जैसे ही ड्रेस अप करना होता है। काजल मुंह बनाते हुए, दी आपको पता है ना कि हमें सब आपकी परछाई बोलते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है जब सब हमें आपकी परछाई बोलते हैं, क्योंकि आप हमारी आइडल हो और हमारी सबसे अच्छी बहन। चल अब ज्यादा मस्का मत लगा और काम क्या है ये बता। काजल अपने दांत दिखाते हुए, दी आपको पता है ना कि आज शाम की पार्टी के बाद मुझे आपकी फेवरेट वाली बाइक चाहिए, इस पर कि मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी। और हाँ, आप इस बात को मना नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो फिर जब तब से यह ड्रामा का लगा रखा था, मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे पहले ही दे दी थी, लेकिन रात को। उद्धरण चिन्ह। प्लीज ना दी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, और वैसे भी मुझे कोई ऐसे ही आपकी परछाई नहीं बोलता। मैं स्किल में भी आपके बराबर की हूँ, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए और मेरा मूड भी स्पाइल
मत कीजिए। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें वह बाइक चाहिए और रात को बाहर जाने की परमिशन तो मैं तुम्हें अलाउड करती हूँ, तुम जा सकती हो, लेकिन अपने साथ गार्ड को लेकर जरूर जाना। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि तय हुआ था, उस दिन पार्टी के बाद काजल रूही की बुलेट लेकर बाहर चली गई थी। हालांकि उसके साथ गार्ड थे, लेकिन काजल को अकेले जाना था, इसलिए उसने गार्ड्स को चकमा दे दिया और खुद एक अलग साइट पर आ गई। लेकिन शायद ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस समय रूही को भी एक फोन कॉल आया, जिसे सुनकर वो बाहर चली गई और रूही के दुश्मनों को यही मौका चाहिए था। वो सभी उसके पीछे हो गए, लेकिन ना जाने कैसे रूही और काजल का रास्ता क्रॉस हो गया। रूही की जगह काजल उस रास्ते में पहुंच गई। रूही की कोई पहचान नहीं थी सिवाय उसके कपड़े उसकी फेवरेट बुलेट की, क्योंकि दोनों पर ही उसकी गैंग का एक खास तरह का लोगो होता था। इसलिए जब उन लोगों ने काजल को उस आउटफिट में और उस अवतार में देखा तो उन्हें लगा कि उनके हाथ रूही आ गया। तो इसलिए जब काजल एक पहाड़ के पास पहुंची तो उन्होंने उसे घेर लिया। काजल के लिए ये सिचुएशन नई नहीं थी, वह अक्सर ही ऐसे लोग उसे मिलते रहते थे। वो बुलेट से उतरती है और उनसे लड़ने लग जाती है। उनमें से एक आदमी काजल की टांग पर सुट कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। वो आदमी आगे आता है और उसकी दूसरे पैर में भी गोली मार देता है। काजल ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो जैसे तैसे करके खड़ी होती है तो वही आदमी उसके पेट में लात मारता है, जिससे वो पेड़ से टकरा जाती है। वो उसके पास जाता है और उसका सिर पकड़कर बार बार और पूरी ताकत लगाकर उसका सिर उस पेड़ से मारने लग गया, जिस वजह से उसका माथा बुरी तरह से फट गया। उसका चेहरा खून से तर हो गया। तभी वहां पर पुलिस का सायरन की आवाज आई तो उन्होंने काजल को कार में डालकर उसको पहाड़ में धकेल दिया। नीचे लुढ़कते हुए ही उस कार में आग लग गई। जैसे ही उस आदमी ने सबको ये बताया तो सभी खुश हो गए और जश्न मनाने लगे, क्योंकि रूही ही उनके इनलीगल बिजनेस में सबसे बड़ी रुलावट थी। तो जब रूही नहीं रही तो वो सभी खुश हो गए। फ्लैश बैक एंड। सरदार बाबा की पकड़ काजल पर कस जाती है। जिन बच्चियों पर वो आँच नहीं आने देते थे, लेकिन देखो उन्होंने क्या क्या देखा है, वो सोच भी नहीं सकते थे। आगे काजल खुद को संभालती है और आगे बताती है, उन सभी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन शायद यह मेरी खुशकिस्मती थी और आप सबकी दुआओं का असर कि मैं जब उस कार में ब्लास्ट हुआ तो मैं उस प्रेसा के लान बाहर निकलकर गिर गई। वहां पर कुछ शिकारी थी जिन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे हॉस्पिटल में ले गए और वहां से मुझे बाहर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे बवने की आस लगभग ना के बराबर थी। लेकिन तभी भगवान ने डॉक्टर महिमा को भेजा। उन्होंने मुझे चेक किया और थिएटर रेडी किया। मेरा चेहरा खराब हो चुका था उस आग से। डॉक्टर महिमा को मुझे चेहरा देना था, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे, मगर मेरे वॉलेट में हमेशा से ही रूही दी की रहने वाली फोटो देखकर उनको लगता है कि जैसे यह मैं ही हूँ, तो उन्होंने मुझे रूही जी का चेहरा दे दिया था। उस हादसे के बाद मैं लगभग 1 साल कोमा में रहे। जब मुझे होश आया तब पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मुझे पता चला कि रूही दी अब वहां से जा चुकी है और घर में फिर से हमला हुआ था, जिसमें भाई मेरी सभी बहन ने भी मारी जाती है। मुझे लगा कि मेरा जीना भी व्यस्त है, इसलिए मैं मरने से चली, लेकिन तभी मुझे सुमित अंकल मिले। उन्होंने मुझे रूही दी समझकर रोका। तब पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं उनके साथ बेस में आई तो मुझे पता चला ये रुजी दी है, क्योंकि उनका लोगो वही था। मैंने भी गैग जवाइन कली और हमेशा रूही दी के पास रही, लेकिन अपना चेहरा छुपाकर। सरदार बाबा उसके आंसू साफ करते हुए, लेकिन बेटा आप उन्हें बता भी सकते थे। बाबा, रूही दी उस समय मुश्किल से स्टेबल हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि रूही दी फिर से वो सब याद करे, इसलिए मैं चुप रही। अब कब बताने का इरादा है आपका? पता नहीं बाबा, मुझमें अभी हिम्मत नहीं है। हम इज्जत करते हैं आपके फैसले का बेटा, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। सरदार बाबा काफी देर बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर कोने में छुपा शख्स काजल को देखता है और वहां से चला जाता है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, हाँ, लेकिन उसकी लाल आंखें जरूर दिख रही थी। वही एक अंधेरे से खड़े जैसे घर में एक आदमी चेयर पर बांधा हुआ था। उसके चेहरे से खून निकल रहा था।
वही उसके सामने एक और शख्स बैठा था जो कि अंधेरे में होने की वजह से नहीं दिख रहा था। वो शख्स अपने हाथ में पकड़ी जंजीर को घुमाता है और फिर से आरोन को जोर से मारत है, जिससे वो उन्हें मुंह से खून निकाल देता है। कर्मा बहुत बुरा है, सबको अपना किया भुगतना पड़ता है। जैसे तुम भुगत रहे हो, तो किसने आरोन को पकड़ लिया और किसने सुनी काजल की पायल बनने का सफर।